हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। पेपर थर्ड है आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक है, आज हम इसको जो पेपर थर्ड है आपका इसका फुल रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें आप जो है पूरा रिवाइज कर पाएँ, आपका पूरा जो ये सब्जेक्ट है पेपर थर्ड ये पूरा रिवाइज हो पाए। बहुत ही आसान भाषा में कम से कम शब्दों में मोस्टली टॉपिक्स को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं, प्लस आपका पूरा रिवीजन भी होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको मैं विधिवत तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि पूरी तरीके से आपके दिमाग में चीजें फंस जाएं। ठीक है, आपका नेतृत्व खत्म होगा, उसके बाद टॉपिक्स आते जाएंगे, फिर संप्रेषण आपका टॉपिक हो जाएगा इसमें, और उसके बाद शैक्षिक प्रशासन आता है, इसको समझेंगे। और इस शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ क्या होगा, फिर पर्यवेक्षण क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। फिर कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इस तरीके से ये क्लास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। डियर फ्रेंड, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, आज पूरा रिविजन करेंगे। आपको पता है जो नेतृत्व है, नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि अगर हम नेतृत्व को अंग्रेजी में कहें तो लीडरशिप कहेंगे, और लीडरशिप को अगर हिंदी में बोलेंगे तो नेतृत्व कहेंगे। ठीक है, और नेतृत्व का अर्थ होता है आगे आगे चलना, यानी कि आगे आगे वही चलता है जो है कि पूरे ग्रुप का या समूह का नेतृत्व कर रहा होता है, या जो पूरे समूह को संभाल रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ग्राम पंचायत होती है, उसका एक प्रधान या एक मुखिया पहले हुआ करता था जिसको मुखिया कहते थे। तो जो मुखिया जो कहता था गांव में ग्राम सभा में वही होता था जो मुखिया कहता था, मुखिया कहता था। तो वो क्या करता था, नेतृत्व करता था पूरे गांव का। ठीक है, तो ये बात हो गई नेतृत्व की। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। कहने का मतलब है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए तुम कह दो कि चलो इस काम को पूरा करना, चलो मैं भी करता हूं, तुम भी करो, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम्हें करना है और काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मतलब आप नेतृत्व कर रहे हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए और दूसरों के मार्गदर्शन के लिए, यानी कि आप काम को कर भी रहे हैं और दूसरे को बता भी रहे हैं, देखिए जैसे मैं करूं वैसे तुम लोग करना। ठीक है, ये काम बहुत आसान है, हो जाएगा। तो यहां पे आप उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और आप काम को कर भी रहे हैं। तो आप क्या है, यहाँ पे लीडरशिप करेंगे। ठीक है, नेतृत्व करेंगे, आप यहाँ के नेता होंगे। चलिए, नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। अनुकरणीयता हमारा आया है अनुकरण से, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो नेतृत्व एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। यानी कि ये भी तो देखना कि आपके पीछे कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपके पीछे जुड़े हुए हैं, कितने जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो भी करना चाह रहे हैं, ये है ना। तो ये क्या होगा, वो आपका अनुकरण कर रहे होंगे, वो आपको आपकी नकल कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, परिभाषा देखते हैं इसकी। मार्टिन एम ब्रॉडबेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में, यानी कि लीडरशिप जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का साधन माना जाता है। नेतृत्व क्या है, कुछ लोग हैं, ग्रुप है, समूह है, उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा देना ही नेतृत्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वन डेफिनेशन है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। ये कहते हैं नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है ना, जिससे वह जो दूसरे व्यक्ति हैं या उनकी जो एक्टिविटी, जो उनके कार्य हैं वो उनको निर्देशित कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करो, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, इस प्रकार से। और एक बात ये भी कही गई है कि नेता जो होता है वो ना तो जन्मजात होता है और ना ही बनाया जाता है, बल्कि नेता जन्मजात गुण और परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं। जो नेता बनता है, जो क्लास का मॉनिटर क्यों बना दिया जाता है, क्योंकि बच्चा वो ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है जो होशियार हो, पढ़ने में भी होशियार हो, है ना, दिमाग से भी चतुर चालाक हो, स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब देखने में नहीं, लेकिन मतलब दिमागी तौर पर वो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सब जिसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं वही तो मॉनिटर बनता है, वही नेतृत्व करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी।
नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? ये नेतृत्व के कार्यों पर निर्भर करता है और लीडरशिप के जो कार्य ही नेतृत्व के इंपॉर्टेंस को भी क्लेरिफाई करते हैं, है ना। तो चलिए, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1 तो उद्देश्य के निर्धारण में नेतृत्व का जो सबसे पहला कार्य है वो है अपने ग्रुप तथा ग्रुप के जो कार्य हैं उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि जो तुम्हारा समूह है उसके कार्यों के उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य ही समूह के व्यवहार और कार्यों को सही डायरेक्शन प्रदान करते हैं। क्लास में टीचर जो है वो लीडरशिप करता है, इसीलिए कक्षा में वह जो क्लास की एक्टिविटीज होती हैं उनके उद्देश्य को निर्धारित भी करता है। सेकंड पॉइंट है संगठन करना। नेतृत्व का जो दूसरा कार्य है वो समस्त कार्य प्रणाली का संगठन करना है। इसके लिए वह सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनकी भी व्यवस्था वो करता है। ठीक है। थर्ड वन है नीति निर्धारण। देखिए, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीति निर्धारण के लिए। नेतृत्व या नेता का एक काम नीतियों का निर्धारण करना भी होता है। नेता समूह के लिए आदर्श, कार्यप्रणाली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो नीतियां हैं उनका निर्धारण करता है। उसके अनुयायी इन्हीं आदर्शों और नीतियों का पालन करते हुए काम करते रहते हैं। नियंत्रण करना, भाई नेतृत्व की आवश्यकता क्यों हुई? ताकि कंट्रोल बना रहे, नियंत्रण बना रहे। नेता अपने समूह के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके कार्यों और व्यवहारों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके ये निश्चित करता है कि ग्रुप के कार्य और व्यवहार जो है वो निर्धारित नीतियों उद्देश्यों के अनुरूप हों, उनके अकॉर्डिंग हों। और वो इस बात पर भी कंट्रोलिंग करता है कि समूह के सदस्यों के जो आंतरिक संबंध है, जो आंतरिक जो उनके रिलेशन है वो समूह के आदर्शों के अनुसार हों, ताकि मेंबर्स के पारस्परिक संबंधों का ताना बाना टूटने भी ना पाए। प्रतिनिधित्व करना, नेता अपने समूह का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने समूह के हितों का ध्यान रखता है, उनके नुकसान का ध्यान रखता है ना, उनके कल्याण के लिए काम करता है, ताकि जो है हमारा ग्रुप अच्छे से आगे काम कर पाए, आगे बढ़ पाए, है ना। कौन सी चीज उनके हित में है, कौन सी चीज उनके अहित में है ना, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनके विचारों की अभिव्यक्ति भी वो करता है। प्रेरणा प्रदान करना, 6th पॉइंट है। नेता अपने समूह के सदस्यों को समय समय पर इंस्पायर करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। यह प्रेरणा सामान्यतः एक विशिष्ट दिशा में, एक सही डायरेक्शन में व्यवहार करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। शिक्षक एक लीडर के रूप में अपने छात्रों को अध्ययन करने के लिए क्या करता है? इंस्पायर करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। पुरस्कार एवं दंड की भी व्यवस्था होती है भाई, कि अगर जैसे तुमने नेता को फॉलो नहीं किया, उसकी बात का उल्लंघन किया, उसकी बात आपने नहीं मानी, तो आपको दंड भी दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं तो लीडर के द्वारा आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है। नेता यह भी सुनिश्चित करता है कि वह अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स को आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देगा और सही काम करने पर पुरस्कार भी देगा। उसे समूह के द्वारा ऐसा करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए, ये बात हो गई कि हमें नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेतृत्व के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे पहला सिद्धांत है हमारा अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। ये कैसे होता है? अयोग्यता में योग्यता का मतलब क्या है? ये सिद्धांत कैसा है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती है। भाई हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं से कोई कमी है ना। जैसे आप पढ़ने में कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप वीक होंगे, जिसमें आपकी पकड़ नहीं होगी, और कोई एक ऐसा काम होगा जिसके आप मास्टर होंगे, है ना। तो हर व्यक्ति में होता है, चाहे मैं हूं, आप हो। अतः वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्तम कार्य करके नेता बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश आपका बहुत वीक पॉइंट है तो फिर आप आगे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है ना। या आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स को क्या करेंगे? आप साइड कर देंगे, लेकिन जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है उसमें आप बेहतर करेंगे और आप लीडर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, बेहतर कर पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं अध्ययन में कमजोर छात्र, मतलब ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में एकदम कतई कमजोर है, तो क्या करेगा वो? क्या मतलब दूसरों क्या नौकरी करेगा? कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर दूसरी चीज को किसी दूसरे काम में अगर वो वेल एजुकेटेड है, जैसे कि अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का नेता बन जाता है ना। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, वो कितना कहते हैं कि वो हाई स्कूल पास हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्या वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए? नहीं,
वो क्या है, मतलब वो टीम के नेता बने। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में अगर कमजोर हैं तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। जिस काम में आपकी प्रतिभा आप दिखा सकते हैं उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे संयोग का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है ना। अपॉर्चुनिटी, अवसर किसी व्यक्ति को संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए 3 कंडीशन एक साथ उत्पन्न होती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप ग्रुप में हैं और आप अच्छे हैं, आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, आप चतुर चालाक हैं, आपकी बुद्धि तेज है, और अचानक से आवश्यकता पड़ जाए, जैसे कि व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता, आप, ये तो पहली बात होगी कि आप स्मार्ट हैं काम करने में, किसी प्रकार का संकट अगर आ जाता है ना, या कुछ समस्या पैदा होती है और आप उस समस्या को बड़े आसानी से हल कर देते हैं, तो ग्रुप के मेंबर्स भी समझेंगे कि भाई आप तो बहुत स्मार्ट हो, क्यों ना इसी को नेता बना दिया जाए। व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर मिला और उसने उस अवसर पर क्या किया, विजय प्राप्त कर ली, और क्या हुआ, आपको नेता बना दिया गया। तो नेता संयोग से ही बन जाता है, अचानक से। आपको पता नहीं था कि आपको नेता बनना है, ना आपके अंदर इच्छा थी, लेकिन आप नेता बने क्योंकि आप अपने काम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देना पसंद करते हैं या आप देते हैं। थर्ड वन है विलक्षणता का सिद्धांत। देखिए, इसके अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं तथा गुण होते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ अलग ही प्रतिभा होती है ना, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ अलग ही क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, वो भाई दूसरों में नहीं होती हैं। ऐसे कुछ 100 में 1, 1000 में 1-2 होते हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बना करके, यानी कि अपना अनुयायी बना करके उसका नेता बन जाते हैं। इसे गुण सिद्धांत का नाम भी दिया गया है, या इसे गुण सिद्धांत भी कहते हैं। समूह प्रक्रिया का सिद्धांत देखिए, कुछ विद्वान का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श और परामर्श होते रहते हैं, यानी कि समूह के जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में जो आंतरिक क्रियाएं हैं, जो उनके बीच में आपस में जो विचार विमर्श हैं, जो उनका परामर्श एक दूसरे का होता है, वो कंटिन्यू होता रहता है। और इन्हीं के बेस पे कोई व्यक्ति समस्त समूह में से नेता उभर करके आता है। भाई ये गोष्ठी चलती रहती है, कौन सही है, कौन सटीक काम कर रहा है ना, तो उसको नेता बना दिया जाता है। जो व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं और समस्याओं को तुष्टि प्रदान करता है, यानी कि समूह की कुछ आवश्यकताएं हुई, आपने उन नीड्स को फुलफिल किया, जो भी प्रॉब्लम्स थी आप उन समस्याओं को बहुत ही आसानी से आपने उनको फेस किया, है ना, और सभी ग्रुप्स को उस समस्या से आपने बचाया, उस आवश्यकता से बाहर निकाला, सब सारे के सारे आपसे सेटिस्फाई हुए, तो क्या है, समूह उसी को अपना नेता मान लेता है, समूह आपको अपना नेता मान लेता है। चलिए, नेता के कुछ सामान्य गुण होते हैं। देखिए, नेता के कुछ सामान्य गुण होते हैं। अब सामान्य गुणों में जैसे पहला आपका आ गया शारीरिक गुण। एक प्रभावी नेता में कुछ शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है। वह देखने में भद्दा न लगे, शरीर की उसकी ऊंचाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई एक सही और सटीक होनी चाहिए। समूह के सदस्यों से बहुत अधिक कम या ज्यादा ना हो। उसका वजन संतुलित होना चाहिए, बहुत कम भी ना हो, 30-35 किलो का हो, या पता लगे कि 70, 80, 90, 1 कुंटल का हो। ना बहुत दुबला हो, ना पतला हो, ना मोटा हो। उसके अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक काम करने का जोश होना चाहिए, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की लगन होनी चाहिए। जिस नेता में स्फूर्ति, उत्साह, जोश, ये 3 चीजें नहीं होती हैं, कौन कौन सी, स्फूर्ति, उत्साह और जोश, वह समूह का सही प्रकार से नेतृत्व नहीं कर पाता है। अब भाई नेता है, उसके पास बुद्धि तो होनी ही चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो वो बेहतर तरीके से काम कैसे कर सकता है ना। तो बुद्धि के आधार पर वह समूह की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है, समूह के लिए उद्देश्य और नीतियां निर्धारित कर सकता है ना। तो उच्च बौद्धिक क्षमताओं का होना भी उसके अंदर आवश्यक है। उद्दीपकता देखिए, नेता में स्फूर्ति, मैंने बताया अभी, स्फूर्ति, प्रसन्नता, क्लैरिफिकेशन, तत्परता, लगन और समय की पाबंदी, ऐसी क्वालिटीज का होना नितांत आवश्यक है। कोई भी समूह ऐसे व्यक्ति को नेता पद पर पसंद नहीं करता जो आलसी हो, ढीला ढाला हो, अपने काम से बचकर भागने वाला हो, लापरवाह हो, हमेशा दुखी रहने, रोने गाने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को कौन नेता चुनेगा, है ना। दूरदर्शिता होनी चाहिए,
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दूरदर्शिता, नेता ऐसा हो जो दूर की सोचे, अपने दूर की सोचे, भविष्य की सोचे, वर्तमान का सामना करे, भूतकाल से सीखे, यानी जो समय बीत गया, जो गलतियां हुई उनसे वो सीख ले और आने वाला जो समय है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे। उसमें इतनी योग्यता हो कि वह कारण क्या रहा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सके। किसके बीच? कारण और प्रभाव के बीच। आत्मविश्वास की बात करते हैं। नेता में आत्मविश्वास होनी चाहिए। मैं आपको भी बोलता हूं कि जब आप एग्जाम में जाएं तो वहां पे आपका क्या हो, जो है कि आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर, है ना, कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं बेहतर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। आत्मविश्वास होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जिस नेता में आत्मविश्वास होता है वह उचित निर्णय ले सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वह निर्णय लेने में संकोच करेगा। जो नेता अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों पर क्या ही विश्वास करेगा, और दूसरे भी उस पर कैसे विश्वास कर लेंगे। संकल्प शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक नेता के सामने कभी ना कभी क्या कठिन समस्याएं तो आ ही जाती हैं, जिनके विषय में उसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। नेता में जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तब तक वह इन गंभीर समस्याओं से लड़ नहीं सकता है। कठोर समय में भी साहस के साथ बिना विचलित हुए जो नेता काम करता है वह अपने जो उसके अनुयायी हैं उनका आदर्श बन पाता है। नेता में आत्मसंयम, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से वहन करने की क्षमता, संकल्प शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। तो डियर फ्रेंड, ये थे हमारे नेता के कुछ सामान्य गुण जो मैंने आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सामाजिकता भी बची है अभी। देखिए, नेता में सामाजिकता का गुण भी तो होना चाहिए। यदि नेता में सामाजिकता नहीं है तो वह दूसरे मेंबर्स से रिलेशन स्थापित नहीं कर सकता है। सामाजिकता के बिना वह न तो सामाजिक संबंधों को समझ पाएगा और न सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया को ही समझ पाएगा। सामाजिक स्थायी नेतृत्व के लिए भी आवश्यक है। लोचशीलता क्या होती है? डिफरेंट लोचशीलता का मतलब होता है लचीलापन होना चाहिए आपके अंदर, है ना। नेता में लोचन जो है लोचशीलता हो, वह ऐसा हो जो बदली हुई परिस्थितियों के साथ ही साथ अपने आप को भी बदल ले, है ना। क्या कहते हैं इसे? लचीलता, लचीला होना चाहिए नेता को, है ना। जैसी सिचुएशन देखे उसके साथ ही उसको ढल जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं संप्रेषण क्या है। डिफरेंट संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत। शुद्ध भाषा में बात करें तो संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। देखिए, संप्रेषण एक संवाद है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, एक दूसरे से संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है। क्या? संप्रेषण, है ना। क्या है संप्रेषण? संप्रेषण एक संवाद है, एक बातचीत है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का क्या है? प्रयास है। आपको पता है, हम बोलकर, हम सुनकर, हम देख करके और हम पढ़ करके या फिर हम चित्र बना करके एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते उनको हम चित्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, एक्शन करके अपनी बात को पहुंचाते हैं उन तक, है ना। तो ये क्या है? ये संप्रेषण ही तो है, और दूसरों की बात समझते भी हैं। कई बार कई जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग वहां बोल नहीं सकते, शोर नहीं कर सकते, मीटिंग में होते हैं तो इशारों में बात कर लेते हैं, है ना। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, मुझे आशा है। संप्रेषण के मूल में यह विचार निहित है कि व्यक्ति समस्याओं पर परस्पर मिलजुल कर विचार करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में सुगमता पूर्वक बढ़ सके। जैसा कि यहाँ पे FG मेयर कहते हैं कि मानवीय विचारों एवं भावनाओं का शब्दों, पत्रों, संकेतों अथवा आदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण। भाई मानवीय जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनका शब्दों के माध्यम से या पत्र लिख करके, खत लिख करके, संकेत के माध्यम से, है ना, इन सब के माध्यम से हम आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है। EFL ब्रीच कहते हैं संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का क्या है? ट्रांसफर है। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, है ना, तो ये ट्रांसफर करते हैं, समझ पहुंचाते हैं, यह क्या है? संप्रेषण कहा जाएगा।
अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की। आपके अंदर टॉपिक मिलेगा आपको शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, या एक नंबर में तो क्वेश्चन आएगा यही, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो आएगा। और हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से भाई क्लियर नहीं हो पा रहा है पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग बस पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे भी सिचुएशन होगी देख लेंगे। तो हाँ, प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। 100% मतलब बहुत क्या, मतलब आप नोट कर लीजिए 100% पे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जो मैंने टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो ना आए, 100% क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। शिक्षा प्रसार, इसीलिए इतनी मेहनत से मैंने टाइप किया है और आप तक पहुँचा रहे हैं। क्लासेस कम दे पा रहा हूँ और लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाएंगे। शिक्षा प्रशासन में, शिक्षा प्रशासन दो पूर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। जो शैक्षिक प्रशासन है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। शैक्षिक बना है हमारा शिक्षा से और दूसरा वर्ड है हमारा प्रशासन। शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड, आपको पता है कि शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। भाई शिक्षा को इंग्लिश में बोलेंगे तो एजुकेशन बोल देंगे, एजुकेशन को हिंदी में बोलेंगे शिक्षा बोल देंगे। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम नामक शब्द से हुई है। सुनिए मेरी बात, ये शिक्षा कहाँ से आया? एजुकेशन से आया। अच्छा, और ये एजुकेशन कहाँ से आया? ये एडुकेटम से आया। ओके, एडुकेटम कहाँ से आया? ये जो एडुकेटम है वो दो शब्द ई और डूको से मिलकर के बना है। अच्छा, तो यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब होता है अंदर से, और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। तो इस प्रकार से क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बालक में अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का सर्वांगीण विकास करने का जो प्रोसेस है वही तो शिक्षा है। यानी कि कहा जाता है कि हम बालक को बाहर से शिक्षा नहीं देते, बालक के अंदर ही शिक्षा होती है, उसके अंदर ही शक्तियां होती हैं, हम केवल उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस है एक ये, जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर की शक्तियों को बाहर लाते हैं। प्रशासन क्या है? प्रशासन का अर्थ समझते हैं। बड़ी मेहनत है इस क्लास में और आप लोग लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। प्रशासन को देखिए, जहां भी पूछे ये चीजें जरूर लिख दिया करो। इससे एक तो ये हो पता चलता है कि बात सटीक लिखी गई है, प्लस आपकी 2-3 लाइनें बढ़ जाती हैं और एक अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। किसी जैसे नेतृत्व आ जाए तो लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। अरे पता नहीं किसको नहीं पता, तो सबको है और वही तो हमको लिखना भी है ना। तो ये चीजें बढ़ा करके लिख दिया करो एग्जाम में। प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्द, एक तो एड था और दूसरा मिनिस्टर से मिलकर के हुई है। अच्छा, और इनका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है सेवा करना। क्या अर्थ है? सेवा करना। इस प्रकार प्रशासन का तात्पर्य क्या हुआ? सेवा करना, प्रबंध करना या फिर निर्देश देना, है ना। सेवा करना, मैनेजमेंट करना या फिर निर्देशन देना। देखिए, प्रशासन एक प्रकार से प्रबंध ही है। प्रशासन क्या है? प्रशासन एक प्रबंध ही तो है, एक मैनेजमेंट ही तो है, जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। भाई कहते नहीं कि ये चीज प्रशासन की तरफ से आई है, प्रशासन ने ऐसा कहा है तो आपको करना पड़ेगा। यानी कि वो प्रशासन ही तो है जो पूरी संस्था को चला रहा है, जो पूरे संगठन को एक सुचारू रूप से संचालन कर रहा है ना। तो ये कौन है? प्रशासन है। अब देखिए, शैक्षिक प्रशासन का अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमने अलग अलग तरीके से समझ लिया शिक्षा और प्रशासन। अब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ की। शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो हमारे एजुकेशन प्रोसेस को सटीक और सही डायरेक्शन में ले जाने वाली उस व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों और प्रयासों में सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जाता है। और भौतिक तत्वों एवं शिक्षा से संबंधित जितने भी अन्य साधन हैं उनका इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों में जो भी मानवीय गुण हैं उनका डेवलपमेंट प्रभावशाली ढंग से हो सके। इस प्रकार से ये शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा ठीक से पढ़ सकते हैं या क्लास को दोबारा देख सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं पर्यवेक्षण की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की। पर्यवेक्षण ये लिखा से पर्यवेक्षण की बात कर लेते हैं। पर्यवेक्षण जो कि पहले निरीक्षण था, निरीक्षण को चेंज करके पर्यवेक्षण कर दिया गया है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पर्यवेक्षण क्या होता है। डियर फ्रेंड, आधुनिक युग में निरीक्षण संबंधी नवीन धारणा को प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षण नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। मैंने कहा था किसका? निरीक्षण। निरीक्षण से रिलेटेड जो नवीन धारणाएं हैं उनका प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षण नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन, किसका? सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण। अगर हम पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, और जो सुपरविजन है यह हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन? एक तो सुपर, दूसरा विजन। ठीक है, का संधि है। सुपर और विजन का संधि क्या है? सुपरविजन, जिसका अर्थ क्या होता है? उच्च दृष्टि, यानी कि हाई साइट। हाई मतलब उच्च, साइट मतलब दृष्टि, है ना, उच्च दृष्टि। इस प्रकार वह उच्च दृष्टि है जो विद्यालय को गति प्रदान करती है, इसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। देखिए, निरीक्षण या पर्यवेक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो निरीक्षक होता है, जो पर्यवेक्षक होता है, वह अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों और तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। भाई, जो भी पर्यवेक्षक, जो भी निरीक्षक होता है, वो क्या करता है? वो डीपली हर एक चीज को समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। विद्यालय के अंतर्गत, कॉलेज के अंतर्गत कहाँ से क्या चल रहा है, मतलब कौन कौन सी जो भी समस्याएं हैं उनको वो डीपली बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उनका समाधान प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन प्रोसेस प्रक्रिया में पर्यवेक्षक की जो महत्ता है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, और उसके असाधारण गुणों का विशेष महत्व होता है। और इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य समस्याओं का समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव और सुझावों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है। जैसा कि वर्टन कहते हैं, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। भाई, निरीक्षण जो निरीक्षक होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? कि वो एजुकेशन को और डेवलप करे। वाइल्ड के अनुसार पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, कक्ष यानी कि क्लासरूम में जो मैनेजमेंट में, क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर का क्या रोल होता है? नंबर एक तो अध्यापक के रूप में। भाई, टीचर है, शिक्षक है, तो अध्यापक के रूप में ही काम करेगा। अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब अर्थात छात्रों की रुचियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके रुझान किस तरफ हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी उपलब्धियों और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में, अध्यापक को प्रबंधक के कर्तव्यों, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके जो काम होते हैं और अधिकार जो होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। टीचिंग प्रोसेस का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण, ये अध्यापक के महत्वपूर्ण काम होते हैं, है ना। उसे क्या होना चाहिए? कर्तव्यों की जानकारी हो, जिम्मेदारी उसे पता होनी चाहिए, काम पता होना चाहिए, संगठन, निर्देशन, ये सब क्या है? शिक्षक के महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि शिक्षक जो होता है वो क्लास के अंदर एक दार्शनिक के रूप में भी होता है। अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करनी होती है, उसे अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए। भाई, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि जिस आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो, पूरी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप बच्चे को अलग अलग तरीके से समझा सकते हो, है ना। उससे अपने जो है विषय की नवीनतम, यानी कि नई नई उसे विधियां खोजनी चाहिए, उसे अपने विषय में गहरी रुचि लेनी चाहिए। जब टीचर रुचि लेगा, टीचर इंटरेस्ट लेगा, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। नेता के रूप में कैसे? अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में काम करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व तो अध्यापक का महत्वपूर्ण काम होता है और अध्यापक में नेतृत्व के गुण भी होने चाहिए, लीडरशिप के गुण भी होने चाहिए। निर्देशक के रूप में अध्यापक को निर्देशक के रूप में काम करना चाहिए। उसे छात्रों को लर्निंग यानी कि अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और जो है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का समाधान करने में
उनकी सहायता करनी चाहिए। उसे कमजोर छात्रों के लिए जो सही और सटीक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से क्लासरूम मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या है समाधान किया जा सकता है। इसलिए अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो डिफरेंट ये थे हमारे कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। और फॉर पेड नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को जाती हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लास बहुत मेहनत से तैयार की गई है और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट किए बिना आप नहीं जाएंगे। थैंक यू।